नमस्कार देवियों सज्जनों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे रोहित। मैं बताना चाहूँगा रेडियो सिटी आज वेलकम कर रहा है डॉक्टर अशोक लड्डा साहब का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। प्रणाम। थैंक यू। आप मिनिमली इन्वेसिव गैस्ट्रो एंड कोलोरेक्टल सर्जन हैं, कंसल्टेंट जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और आज का ओकेज़न है वर्ल्ड पाइल्स डे का और इसी बारे में हम बहुत सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं सर से। स्पेशली बात करेंगे हेमरॉइड्स और पाइल्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच सर हमें जॉइन करने के लिए सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सर, हमें बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि आपका जो रिमार्केबल अचीवमेंट है कि आपने वर्ल्ड पाइल्स डे 2006 में स्थापित किया जी। और मैं इसके बारे में और हमारे व्यूअर्स इसकी जर्नी के बारे में, जर्नी के साथ-साथ विज़न और गोल के बारे में जानना चाहेंगे, प्लीज़ शेयर करिए। लगभग 20 साल पहले भारतवर्ष में स्टेपलर्स पाइल्स के उपचार के लिए, पर्टिकुलरली दर्द रहित उपचार के लिए इंट्रोड्यूस किए गए। जी, चूंकि भारत के डॉक्टर्स को इसके उपयोग के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ये एक नई विधा थी, इसलिए 1 साल के उपयोग के बाद ये एक राष्ट्रीय पायनियर सर्कल का गठन किया गया, जिसमें जो डॉक्टर्स अनुभवी थे उन्हें लिया गया। और मेरे अनुभव के वजह से, क्योंकि मैं उसके जस्ट पहले जो भारतवर्ष का एसोसिएशन ऑफ कोलन रेक्टल सर्जन्स है उसका चेयरमैन हुआ करता था, हम लोगों ने 1 साल तक स्टेपलर्स के उन ट्रेनिंग के लिए भारतवर्ष में ऊपर से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, साउथ से लेकर नॉर्थ तक सब दूर जाकर के डॉक्टर्स को इसके उपयोग के विषय में बताया और उपयोग वंडरफुल। करना भी सिखाया। 1 साल तक हमारा ये कार्यकाल बहुत ही उपयोगी रहा और इससे काफी लोगों को पाइल्स के दर्द रहित उपचार में एक विशेष रुचि हुई, क्योंकि इस सर्जरी के बाद मरीज लगभग हंसते हुए 24 घंटे में अपने घर जाकर के अपने काम पर लग सकता था। जब इसका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो इसकी सफलता को किसी तरीके से उसका एक थोड़ा सा उत्सव मनाने के लिए जब हम लोग मिले तो पूछा गया कि इसको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम एक वर्ल्ड पाइल्स डे बनाएं, क्योंकि वाह! आपको पता होगा लिवर डे होता है, हृदय डे होता है। ये डेज होते हैं असल में बीमारी के लिए। जो जनता होती है, जो समाज होता है, उसको इस विषय में ज्यादा जानकारी देने के लिए एक पर्टिकुलर डे सुनिश्चित किया जाता है। तो जी, मेरा वो एक अनूठा सुझाव सर्वसम्मति से पास कर लिया गया और जी, उसके बाद इस सुझाव को अलग अलग देशों की जो प्रमुख कोलोरेक्टल सोसाइटीज थी उनको प्रेषित किया गया। एक बार उनका इसमें सम्मति आने के बाद 20 नवंबर को, क्योंकि 20 नवंबर को हमारे पायनियर सर्कल का 1 साल का कार्यकाल पूरा होता था, जी, इसलिए 20 नवंबर 2006 से वर्ल्ड पाइल्स डे को सारे विश्व में मनाने का एक शुरुआत किया गया, एक परिपाटी चालू। वर्ल्ड पाइल्स डे बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो गुदा रोग एवं पाइल्स, एक आम जन के लिए पाइल्स ही गुदा की सब तकलीफों का कारण समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसके विषय में अधिक जानकारी देना एवं बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं समाज में, उनको दूर करना, इस उद्देश्य से वर्ल्ड पाइल्स डे बनाया गया। जी, तो हर साल 20 नवंबर को या उससे लगे हुए एक सप्ताह में समाज को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए डॉक्टर्स जो इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा टॉक शो हो गए, अखबारों में विज्ञापन हो गया, फ्री कैंप हो गए, कई बार फ्री सर्जरीज भी की जाती हैं, ताकि लोगों में इसकी एक जागरूकता फैले। ये निश्चित है, हम ये भी साथ में बताते हैं कि पाइल्स का मतलब सिर्फ सर्जरी नहीं होता। जी। पाइल्स की सर्जरी लगभग 30% केसेस में ही की जाती है, बाकियों का उपचार दवाइयों के द्वारा भी किया जाता है। तो इस जागरूकता को लाने के लिए वर्ल्ड पाइल्स डे मनाया जाता है। तो आज इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। मैं इस बात का समाविस्तार करूँगा सर कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, आपने और आपकी टीम ने वर्ल्ड पाइल्स डे का, ये एक बहुत ही अनूठा और अपने आप में जनता को जागरूक करने वाला इनिशिएटिव है। उसके लिए तहे दिल से मैं पूरे लोगों की तरफ से, इंडिया की तरफ से आपको धन्यवाद पेश करता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएँ।
अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं डॉक्टर अशोक। सबसे जी। पहला सवाल ये है, आम बोलचाल की भाषा में हम ये जानना चाहेंगे, पाइल्स क्या है और किन कारणों की वजह से होता है डॉक्टर साहब? देखिए, पाइल्स का अगर शब्दकोश का मीनिंग निकाला जाए तो जी, पाइल का मतलब होता है ढेर। पाइल का मतलब होता है कोई मांस, जी, जिसको आम भाषा के लैंग्वेज में बवासीर भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो पाइल्स का मतलब ये होता है कि गुदा द्वार पर भगवान के द्वारा बनाए हुए कुछ कुशन्स होते हैं, थोड़े से तकिया नुमा कुछ हिस्से होते हैं जिसके अंदर खून की धमनियां होती हैं। ये कुशन्स साधारण व्यक्ति को मल पास करने में बड़े सहायक होते हैं, क्योंकि इन कुशन से आपको पता लगता है कि आपका अगर प्रेशर बन रहा है तो ये मल है या गैस है। जी, दूसरा, आपको कॉन्टिनेंस, आपको कंट्रोल, आपने आम जन को अगर डिजायर होती है, इच्छा होती है मोशन जाने की, तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस कंट्रोल के लिए जो कुशन्स हैं, जिनको छोटे पाइल्स भी कह सकते हैं, वो नॉर्मल है, वो सभी को होते हैं। उनका कोई उपचार नहीं किया जाता, वो नॉर्मल बॉडी के नॉर्मल हिस्से हैं। बट जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो तकलीफ पैदा करते हैं। साधारणतया तकलीफ देने वाले पाइल्स का ही उपचार किया जाता है। जी। नॉर्मल अगर आप सड़क पर चलते हुए 100 लोगों का इंटरव्यू करोगे तो हुँ, उसमें से लगभग लगभग 30 से 35% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको पाइल्स है, पर उससे उनको कोई तकलीफ नहीं है, हाँ, उनका उपचार नहीं किया जाता। जी, तो जिन पाइल्स की तकलीफ होती है उन्हीं का उपचार किया जाता है। बाकी जो छोटे कुशन है वो बॉडी की संरचना के हिसाब से नॉर्मल हिस्से होते हैं। जी। यहाँ पर एक प्रश्न आता है सर, किन्हें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? अगर आप ऐज, जेंडर, लाइफ़स्टाइल देखें तो आपके हिसाब से किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पाइल्स होने का रिस्क है? देखिए, जेंडर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पुरुषों में ये तकलीफ ज़्यादा पाई जाती है, पर औरतें भी इससे बचती नहीं हैं। अच्छा, पर इसमें जो प्रमुख कारण होता है, वो होता है लाइफ़स्टाइल का। पेट से अब सारी रिसर्च ये भी बता रही है कि पेट से काफ़ी ऐसे रोग पैदा होते हैं, जिनके बारे में अभी तक हमको पता भी नहीं था। हाँ, तो पाइल्स इन पर्टिकुलर, अगर आपका खान-पान ठीक नहीं है, अगर हुँ, आपका दिनचर्या ठीक नहीं है, अगर आप कब्ज़ के रोगी हैं और पर्टिकुलरली जो आज का खान-पान का जो चल रहा है जिसमें फ़ास्ट फ़ूड, मैदे की चीज़ें, रफ़ेज कम खाया जाता है, पानी भी कम पिया जाता है। इसकी वजह से सिंपल प्रेशर से अगर पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है और मरीज़ आधा-आधा घंटा अपने टॉयलेट सीट पर बैठा होता है। दूसरा, किसी हद तक जो सोशल मीडिया है, पर्टिकुलरली स्मार्टफ़ोन्स या आईपॉड्स, लोग साधारणतः अपने बाथरूम में अपने टॉयलेट सीट पर बैठ कर के उस पर काम करते हैं। तो अननोइंगली या बगैर जानकारी के प्रेशर बना रहता है। तो इसकी वजह से जो ये गुदा पर जो ये छोटे-छोटे लम्प्स होते हैं, ये बड़े होकर के फिर तकलीफ देना शुरू करते हैं। तो ये एक आपकी जीवन शैली से बीमारी होती है जो बढ़ती चली जाती है। ये यहाँ पे एक प्रश्न आता है सर, मान लीजिए किसी इंसान को पाइल्स हो गया है, सिम्पटम्स क्या होंगे? वो कैसे डिफरेंशिएट करेगी कि ये पाइल्स है? कैसे उसे पता चलेगा? सबसे कॉमन सिम्पटम होती है खून का गिरना। खून अच्छा, के गिरने से मैं आपको एक, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं जब मरीज़ हमारे चैम्बर में आता है, तो हम हुँ, लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका खून का गिरना पाइल्स है या कुछ और है? जी, पाइल्स में खून बगैर दर्द के अगर खून निकलता है, बगैर किसी पीड़ा के अगर ब्लीडिंग होता है, जो बूँद-बूँद गिरता है, कई लोगों में धार लग जाती है। वो आकर हमें बोलते हैं कि साहब, वो जब टॉयलेट सीट पर बैठते हैं, तो जैसे गाय के थन से दूध की पिचकारी निकलती है, ऐसे पिचकारी निकलती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होता है ब्लीडिंग का। उसके बाद दूसरे और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पैदा हो सकते हैं। कई बार डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि वो पाइल्स जब सेकंड से थर्ड डिग्री के हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो वो सारा समय एनल कैनाल में रहते हैं, तो उससे बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तीसरा, पाइल्स जब फोर्थ डिग्री के हो जाते हैं तो उसमें से कुछ डिस्चार्ज होता है। तो मरीज को या तो खुजली होती है, या उस जगह जिसको हम लोग अपनी अंग्रेजी भाषा में मॉइस्ट एनस बोलते हैं, जी, वो उनका जो एनस है, जो जो मल द्वार है, वो हुँ, ज़्यादा समय गीला होने से वहाँ खुजली और दूसरे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस पर अगर आएँ, अगर पाइल्स बाहर आ गए, जो खून से नॉर्मली भरे हुए होते हैं और उनमें अगर खून जम जाता है, तो वो टेंडर हो जाते हैं।
टेंडर हो जाते हैं तो मरीज उनको ना तो अंदर कर पाता है ना बैठ पाता है। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें पस पड़ जाता है, तो वो एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। पर प्रमुखतया मरीज दो बातें बताता है, एक तो साहब मुझे रक्त होता है और उतनी जलन या दर्द नहीं होता, और दूसरा ये बाहर रहते हैं, मुझे कई बार इनको हाथ से दबाना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा प्रमुख सिम्टम है जिससे हमें पता लगता है कि इसको पाइल्स होना चाहिए। मान लीजिए आपको पता चल गया सर इसकी पाइल्स की समस्या है, फिर प्रोसेस क्या होता है डायग्नोसिस का, वो एक बार आप बताना चाहेंगे प्लीज? देखिए, अब जब मरीज ब्लीडिंग की बात करता है और हम पाइल्स डे के दौरान या अदरवाइज भी जब समाज को समझाते हैं, रक्त बॉडी में कहीं से भी नहीं निकलना चाहिए। हाँ। रक्त अगर निकलता है तो वो किसी बीमारी का इंडिकेटर है, द्योतक है। तो कभी भी रक्त निकले, मुंह से निकले, मलद्वार से निकले, खांसी में आए, रक्त अगर निकला है मतलब कोई न कोई बीमारी है। तो जब बात मल द्वार से रक्त निकलने की होती है तो हम दो तीन चीजें पहले प्रमुख पेशेंट को पूछते हैं कि जी। आपको सिर्फ रक्त गिरता है या उसके साथ आंव आती है। आंव का आना पाइल्स से साधारणतः नहीं होता। आप। कॉन्स्टिपेशन साधारणतः पाइल्स से नहीं होता, पर कॉन्स्टिपेशन के कारण पाइल्स होते हैं। जी। तो रक्त अगर आंव के साथ आता है तो फिर हम सडनली सोचते हैं कि शायद पाइल्स के अलावा भी कोई और बीमारी है जो आंत के बड़े हिस्से मतलब रेक्टम की हो सकती है। तो जब भी मरीज हमारे पास रक्त की शिकायत लेकर के आता है तो हम उससे पूछते हैं, एक आपको दस्त जाने में अभी पिछले कुछ समय से कुछ परेशानी हो रही है क्या? परेशानी से मतलब ये कि अगर आप पहले एक बार जाते थे, आप 3-4 बार जा रहे हैं क्या, या आपको बार-बार जाने का इच्छा होती है क्या? ऐसा अगर है तो हमारे को सडनली एक अलार्म होता है, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर कैंसर के केसेस में होता है जब मरीज को बार-बार मोशन जाने की इच्छा होती है और वो मोशन को जाता है तो निकलता सिर्फ रक्त है, मोशन निकलता ही नहीं है। तो ये जी। 4-6 चीज़ें उससे, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटरोगेशन करते हैं, और जी। उसके बाद उसको हमेशा एक प्रॉपर एग्जामिनेशन की जाती है। सर्वप्रथम उँगली डाल के पहले देखा जाता है बाहर क्या है, फिर उँगली डाल करके फील किया जाता है, उसके बाद एक एंडोस्कोपी की जाती है, क्योंकि रेक्टम में देखना निहायत आवश्यक है। जो ब्लीडिंग के दूसरे कारण हैं उनको, उनका निराकरण करने के लिए। तो वो वहाँ जाकर के हम मरीज को कह पाते हैं कि आपको पाइल्स है या नहीं है, और अगर है तो इसका क्या उपचार करना है। तो रेक्टम देखने के बाद में डॉक्टर को श्योरिटी हो जाती है कि ये पाइल्स है या नहीं है। नाउ मान लीजिए यहाँ पर पता चलता है कि इंसान को पाइल्स है, हम मानते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अब उस इंसान के पास में क्या-क्या है? डॉक्टर क्या-क्या उन्हें सजेस्ट करने वाले हैं? तो पाइल्स के इलाज का सबसे प्रमुख इलाज होता है कब्ज को दूर करना, हुँ। क्योंकि पाइल्स का प्रोग्रेस वर्स होने के लिए और ब्लीडिंग दोनों कॉन्स्टिपेशन पर निर्भर करता है। अगर मरीज का दस्त बहुत हार्ड होता है और वो बार बार जाता है तो उसको दस्त को नरम करने के लिए मेजॉरिटी केसेस में ईसबगोल काम करता है। ज्यादातर लोगों को हम उनकी जीवन शैली बदलने की बात करते हैं कि आपने फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, रफेज ज्यादा लेना है, मैदा नहीं खाना है, पानी बराबर पीना है, दही खाना है, एक्सरसाइज करना, वजन नहीं बढ़ाना है। हर पाइल्स का इलाज सिर्फ सर्जरी नहीं होता। पाइल्स में सर्वप्रथम मरीज को उसकी जीवन शैली को इम्प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो उसके लिए अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो एक 5 दिन का कोर्स दिया जाता है इन्फेक्शन दूर करने के लिए। अगर उसको कब्ज ज़्यादा रहता है तो कब्ज दूर करने की दवाइयाँ दी जाती है सलाह के अलावा, और फिर वेट किया जाता है। पर पहली ही विजिट में अगर ये पाया जाता है कि पाइल्स उसके बाहर निकल करके एंगॉर्ज हो गए, उनमें ब्लड जमा हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, उसमें अल्सर हो गए, तब हमको सीधे उनको ऑपरेशन की सलाह देना पड़ती है, क्योंकि ऐसे पाइल्स को निकालना ही सर्वोपरि है। जी। इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत दर्द भी हो तो एक जो चीज़ जो बहुत काम करती है वो है कि दस्त को होकर आने के बाद अपने आप को साफ करके किसी टब में गुनगुना पानी लेकर के, सिर्फ प्लेन पानी, उसमें कुछ ना मिलाइए, उसमें 10 मिनट आप बैठेंगे तो उससे आपको राहत होगी। पाइल्स की सूजन जाने में बहुत आसानी होती है। तो गर्म पानी में बैठना लगभग हर डॉक्टर हर मरीज को समझाता है और बताता है। रिकमेंड करता है। जी। अ, यहाँ पे अब हम उस ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। आपने स्टार्टिंग में ज़िक्र भी किया था स्टेबलर ट्रीटमेंट के बारे में। जो मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है पाइल्स के लिए वो क्या होता है? अगर अपन पूरे ट्रीटमेंट की बात करें तो पाइल्स को इलाज करने की कई प्रक्रियाएं हैं। आप पुराने समय से बात करते हैं, जब हम आज से 50 साल पहले, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, इवन आज भी अर्ली पाइल्स जो होते हैं, स्टेज 1 के पाइल्स जो ब्लीड ज्यादा करते हैं, शायद और तकलीफें देते हैं, उनको उस समय एक इंजेक्शन लगाया जाता था, स्क्लेरोजेंट लगाया जाता था।
वो एक पर्टिकुलर स्क्लेरोजेंट है। तो सर्वप्रथम इंजेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता था, हम लोगों ने भी किया है, ओपीडी जी, बेसिस पर किया जाता था। उससे अर्ली पाइल्स में काफी राहत हो जाती है। जी, फिर उसके बाद आता है कि थोड़े पाइल्स अगर बड़े हैं तो उनको किसी तरह से बांध दिया जाए। उसके लिए बेंडिंग किया जाता था, रबर बैंड लगाए जाते थे, वो भी काफी इफेक्टिव थे। और अर्ली पाइल्स में इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में ऑफिस ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसके लिए मरीज को हॉस्पिटलाइज नहीं करना होता है। ऑफिस ट्रीटमेंट करा करके वो अपने घर चला जाता है, साथ में कुछ दर्द की दवाइयां और वो सब दी जाती हैं। जब बात आती है कि पाइल्स सेकंड, थर्ड या फोर्थ डिग्री के हों, तब सर्जरी की आवश्यकता होती है। स्टेपलिंग जब इजाद किया गया, तो स्टेपलिंग एक ऐसी चीज थी, अगर आप एनल कैनाल, गुदाद्वार की संरचना देखें, तो गुदाद्वार का ऊपरी हिस्से का जो अंदर झिल्ली होती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके ऊपर आपको दर्द का एहसास नहीं होता। और जो बाहरी होता है वो स्किन होती है, और गुदाद्वार की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो उस पर अगर कोई भी सर्जरी, इंजेक्शन या कुछ भी लगाया जाए तो मरीज को असहनीय दर्द होता है। पाइल्स के ऑपरेशन में जो एक प्रमुख कारण होता है वो होता है दर्द। दर्द की वजह से ना तो डॉक्टर और ना ही मरीज उसका कोई भी सर्जिकल इलाज करने के लिए जल्दी तैयार होता है। जी, ये बात को सोच करके स्टेपलिंग इजाद की गई, क्योंकि स्टेपलिंग जो अंदरूनी चमड़ी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उस पर किया जाता है। तो उससे पाइल्स के जो जड़ें होती है, जिनको रूट्स कहते हैं, जहां से धमनियां पाइल्स में जाती है जिससे ब्लीडिंग होता है, उन धमनियों को कंट्रोल करके काट दिया जाता है। और पूरे गुदाद्वार का लगभग 2 सेंटीमीटर का एक पूरा सर्कल निकाल दिया जाता है। और साथ में जो स्टेपल्स होते हैं वो टाइटेनियम के बने होते हैं। टाइटेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करता। तो शरीर में जितने भी प्रोस्थेसिस यूज किए जाते हैं उसमें टाइटेनियम सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो जी, वो स्टेपल से चीजें स्टेपल हो जाती हैं। इसमें एक ब्लेड होती है जो उस पूरी सरकमफ्रेंस को काट करके बाहर निकाल देती है, तो ब्लीडिंग का त्वरित उपचार हो जाता है और ये पेन रहित होता है, क्योंकि ये उस एरिया में किया जाता है जहाँ पर दर्द नहीं। जी। स्टेपलर ट्रीटमेंट में आई एम श्योर कई लोगों के प्रश्न होते होंगे कि जी कोई रिस्क भी है इसमें या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, उस पर आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? स्टेपलर्स, शरीर में कोई भी चीज अगर काटी जाएगी तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। अगर आप ओपन सर्जरी करेंगे तो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, पर अगर इसका अच्छे से उपयोग किया जाए तो वो संभावनाएं लगभग लगभग नहीं के बराबर होती है। हुँ, चूंकि ये एक डिस्पोजेबल मशीन है और ये मास में नंबर में बनाई जाती है, काफी स्ट्रिक्ट चेक के बाद यूज के लिए भेजी जाती है, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स कम होते हैं। पर जी, आपने स्टेपल किया और उसके बाद जो 2-3 चीजें पॉसिबल हो सकती है, वो है कि कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हमें सर्जरी के दौरान ही ब्लीडिंग दिखाई देता, तो उस पर हम लोग एक स्टिच लगाते हैं। दूसरा, वैसे दर्द नहीं होता, पर थोड़ा भी अगर तकलीफ हो तो कभी कभी ऑलमोस्ट 1% से भी कम मरीजों में पेशाब का रुकने का डर रहता है। इसलिए हम पर्टिकुलरली मरीज को बोलते हैं कि इलाज बहुत अच्छा है, पर फिर भी आप एक दिन अस्पताल में रहें, ताकि हम आपको अगले दिन देख पाए कि कोई समस्या तो नहीं है। दर्द थोड़ा होता है तो दर्द के लिए दवाइयां दी जाती है, पर स्टेपलर में थोड़े से ज्यादा दर्द कभी होता नहीं है। एक समस्या हो सकती है इन्फेक्शन की, जो मैंने अपने इतने 45 साल के करियर में आज तक नहीं देखा, पर एक संभावना है जिसको हम मरीज को बताते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही सेफ तकनीक है, जिससे मरीज को ज्यादा परेशानी नहीं होती। अच्छा, फिर रहा सवाल वापस से पाइल्स होने का, जिसको रिकरेंस बोलते हैं। हाँ, देखिए, हाँ, भगवान का बनाया शरीर है। उम्र के साथ आपके शरीर की जो तंतु होते हैं, जो जो भी हिस्से होते हैं, वो ढीले पड़ते हैं, मसल्स हुँ, ढीली पड़ती हैं। तो जी, किसी को अगर आज आपने ऑपरेट किया है, स्टेपलिंग किया है, और वो जी, अगर 12 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आपके पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे को कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, तो हाँ, वो तो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ, उससे स्टेपलिंग का फेल होना करार नहीं कर सकते। मरीज आकर हमसे पूछता है कि साहब हाँ, क्या गारंटी कि जीवन भर कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं उनको पूछता हूँ, आप मर्सिडीज खरीदने जाते हैं जो इतनी महंगी आती है, वो कितने दिन की वारंटी देता है? शरीर भी भगवान ने मर्सिडीज जैसा बनाया है। आप बिल्कुल 20 सही साल है। बाद मेरे पास आएंगे तो उसमें आप स्टेपलिंग को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जी, समझाने की बात होती है, प्रॉपर समझाना पड़ता है, मरीज समझ जाते हैं। जी। अ,
मैं अब कपल ऑफ स्टोरीज, सक्सेसफुल स्टोरीज जानना चाहूंगा उन पेशेंट्स की जो स्टेबलर ट्रीटमेंट से गुजरे और आज एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। प्लीज। जी। आज मेरे द्वारा किए हुए जो पाइल्स के या गुदाद्वार की तकलीफ के केसेस हैं, वो 25,000 से ऊपर हो गए। आए जी। दिन मैं आज ही का किस्सा बताता हूँ। इंदौर का एक बैंक ऑफिसर, उसने कोई 15 एक साल पहले अपना पाइल्स का कुछ किया था। उसके बाद उसको तकलीफ हुई। मेरे किसी परिचित ने उसको मेरे पास भेजा, बोले साहब इनकी उम्र 77 साल की है और इनको बहुत तकलीफ है, ब्लीडिंग भी होता है, जरा आप देखिएगा। मैंने उनको देखा, वो बहुत तकलीफ में थे। मैंने कहा साहब आपको स्टेपलिंग करना पड़ेगा। और मैं ये सारे ऑपरेशंस बगैर बेहोश किए, एक पर्टिकुलर लोकल एनेस्थीसिया का एक ब्लॉक है जो मेरे जो द्वारा ही इजाद किया गया है, जो पब्लिश्ड है, उसके हाँ। तहत मैंने उनका स्टेपलिंग किया आज से करीब करीब 15 दिन पहले। मैं आज आया, उन्होंने मेरे को आकर कहा कि साहब आप जादू करते हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे। बोले मैं 99% ठीक हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था। एक मरीज मेरे पास इसी उम्र का जबलपुर से आया, क्योंकि उसको उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 ग्राम था, नॉर्मल हम्म, से 1/3, हम्म, हम्म, और उसकी उम्र ज्यादा थी, हार्ट की तकलीफ थी उसको। जब वहां पर जबलपुर में सब एनेस्थेटिस्ट ने एनेस्थीसिया देने से मना कर दिया था। हालांकि उसको ब्लीडिंग बहुत हो रहा था, इसलिए उसको ऑपरेशन की बहुत आवश्यकता थी। वो यहाँ आए, इस बात को 3 साल 4 साल हो गए होंगे। उनको मैंने स्टेपलिंग किया, वही अपनी टेक्निक के तहत। उसके बाद जैसा मैं आपको बताता हूँ, 6 हफ्ते बाद आए तो उनके काया पलट हो गई। उसके बाद वो लगभग नॉर्मल जीवन खुशी खुशी सुखपूर्वक बिताते हैं। और आए दिन हमारी फीस तो वो देते ही हैं, पर साथ में ढेरों कॉम्प्लीमेंट्स दे करके जाते हैं। तो स्टेपलिंग मैं करता हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, प्रोवाइडेड कि मैं प्रॉपर मरीज को चुनता हूँ कि आपको स्टेपलिंग से फायदा होगा या नहीं होगा। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं जिनसे बहुत शुभकामनाएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते ऐसे एग्जाम्पल्स और आपको देखकर वो जो लोग शब्द कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, सर वही रूप मैं आप में देख पा रहा हूँ। और मैं ये इस चीज में बिलीव करता हूँ सर, पाइल्स एक ऐसी समस्या है, कई लोग तो छुपाते हैं। जब इनिशियल स्टेज में होता है तो बताते नहीं है, बट बहुत लंबे टाइम तक जब ये समस्या वो झेल रहे होते हैं तब वो अपनों को बताते हैं। इस पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूंगा और साथ में ये भी कि पाइल्स एक इंसान की प्रोडक्टिविटी भी कम कर सकता है। जिस वर्क प्लेस में वो जिस काम कर रहा है, जिसमें उसके काम को भी इफेक्ट करता है। प्लीज अपने विचार बताइए इस पर। हैं। सब एफिशिएंसी तो निश्चित रूप से कम करता है। हाँ, हाँ। एक सज्जन, इस पर से मुझे याद आया, यहाँ उज्जैन के एक सज्जन मेरे पास आए। उनका AB नेगेटिव ग्रुप, वो उनका लड़का साथ में लेकर के आया। बोले साहब मेरे पिताजी पिछले 8 महीने से इतने पीड़ित हैं कि हम इनको 12 बोतल खून लगा चुके। मेरे अरे! पिताजी जो इतने स्ट्रांग होते थे, उनकी उम्र थी कोई 65 साल की, अपना सारा कार्य करते थे, अभी भी धन अर्जित करते हैं, अपना काम करते हैं। पर पिछले 8 महीने से हमें एक तो AB नेगेटिव ग्रुप नहीं मिलता। हम जितने बच्चे हैं वो 3-3 बार ब्लड दे चुके हैं। और डॉक्टर कहता है कि उम्र ज्यादा है इसलिए इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। किसी ने हमें आपका सजेस्ट किया तो हम आपके पास आए। उनको मैंने वही लोकल में स्टेपलिंग किया। उसके बाद वो खुद 2 पेशेंट को और लेकर के आए कि चलो तुम्हारा काम करा देते हैं। जी। देखिए, जो प्रोफिशिएंसी कम होती है उसका एक प्रमुख कारण होता है खून का कम होना। कई लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि वो 8 ग्राम पर चल रहे हैं। 8 ग्राम मतलब आपका 50% खून है, तो आपकी प्रोफिशिएंसी भी 50% रह जाती है। अगर जी। आप कोई दिमाग का काम करते हैं, अगर आप कोई फिजिकल काम करते हैं, तो आप काम भी आधा ही कर पाएंगे। दूसरा, इससे आपके हार्ट पर लोड पड़ता है, तो अगर आपको हार्ट की कोई को एग्जिस्टिंग बीमारी है तो इसलिए आपके हार्ट को भी डबल काम करना पड़ता है। तीसरा, आदमी शायद कह नहीं पाता, पर उसके सवेरे के 3-4 घंटे उसका दिमाग सिर्फ टॉयलेट जाने की प्रक्रिया में ही लगा रहता है कि अभी बिल्कुल। बाहर आएंगे। कई लोग आकर बोलते हैं साहब हमको लेटना पड़ता है आधा घंटा, या हमें हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता तो हमें बैठ करके अपने आप को दबाना पड़ता है कि अंदर चले जाए। और उससे क्या होता है साहब, दिन भर की, मतलब अगर कोई इसका प्रॉपर सर्वे करे तो हुँ, कुछ ऑफिसर्स, सरकारी हो गैर हुँ, सरकारी हो, हुँ। आपके मीडिया में हो। इसमें मीडिया में हो, हुँ, आपने कभी देखा होगा कि दिन भर थोड़ा चिड़चिड़ ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो मैं कई मरीजों को समझाता हूँ कि देखिए, आपको दिल की बीमारी हो तो सारी दुनिया को पता रहता है, वो हुँ, आपको एक गुलदस्ता भी ला करके देते हैं। हुँ, पर आपको पाइल्स की समस्या हो तो आप ना तो किसी को बता सकते हैं हुँ, और ना कोई आपको गुलदस्ता ला करके देता है। तो आपको जो चिड़चिड़ापन है, आदमी आकर के मुझे बोलता है साहब हुँ, आपने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक इंदौर के एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर है,
हाँ, मैंने उनको देखा, मैंने कहा जी आपके 4th डिग्री पाइल्स हैं, आपने अभी तक किया क्यों नहीं? बोले डॉक्टर साहब डर लगता है, मेरा काम भी नहीं हो पाता, मैं बहुत तंग हूँ। जी, मैंने उनका स्टेपलिंग किया। कल आए वो लगभग 2 महीने बाद किसी और मरीज के साथ, तो मैंने कहा आपके बारे में बताइए, आप कैसे हैं? अरे बोले साहब आप क्या बात करते हो, मैं तो टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हूँ। मेरा हाँ, काम में डबल मन लगने लग गया और मेरी प्रोडक्टिविटी 2 गुना हो गई। तो बिल्कुल। ये है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको कोई गेज नहीं करता। हुँ, अगर कोई इसमें प्रॉपरली इंटरेस्ट है तो पता लगेगा कि पाइल्स की वजह से काफी हिडन समस्याएं होती है जिसके बारे में मनुष्य बात नहीं करता। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जितने भी व्यूअर्स इस वक़्त आपको देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनको आपका क्या मैसेज है? उनके परिवार को या क्या कहना चाहेंगे आप? एंड ऑफ दिस इंटरव्यू प्लीज़। देखिए, जो जो अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो अपने आप को नॉर्मल रखें, इसके लिए बहुत आवश्यक है आपका खान-पान बराबर होना चाहिए। हाँ, हर चीज़ को मॉडरेशन में करें, पर सबसे प्रमुख है एक तो आपका पानी पीने का जो क्रम है, वो बराबर होना चाहिए। दिन में लगभग 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। अपने यहाँ गर्मी भी होती है, तो गर्मी में 4 लीटर तक पानी होना चाहिए, एक। दूसरा फिज़िकल फिटनेस नितांत आवश्यक है। एक्सरसाइज़ देखिए, आप अगर 4 दिन स्कूटर को नहीं चलाएँ, तो वो भी कम से कम 8 किक खाता है। अगर आप अपने अपने हाथ-पैर चलाते हैं तो आपका खून का दौरा बना रहता है, तो आपका दिल हो, दिमाग हो या आपकी आँतें हों, सब तभी वर्क करती हैं। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज़ करना नितांत आवश्यक है। अगर आपको 1 या 2 बार ऐसा लगता है कि आपका खून निकला है, खून गिरा है या आपको नीचे तकलीफ़ हुई है, तो 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो आप अपने आप तक इस बात को सीमित ना रखें। दूसरा, जाएँ तो प्रयास करें कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपका डायग्नोसिस कर सके। और डायग्नोसिस के लिए सिर्फ पाइल्स तक ही सीमित ना रहिए, ऊपर भी जरा देख लें ताकि ये पता लग जाए कि रेक्टम में और कोई तकलीफ तो नहीं है। जी, इसलिए हर पेशेंट जिसको ब्लीडिंग होता है उसको अपने रेक्टम को एक बार चेक करा लेना नितांत आवश्यक है। आपको शायद पता होगा कि पाश्चात्य देशों में, यूके में, तो 55 साल के ऊपर के लोगों को रेगुलरली अपनी कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहाँ आंतों के कैंसर और पॉलिप ज़्यादा होते हैं। कोलोनोस्कोपी अपने आप फ़ीज़िबल नहीं है, उसमें प्रिपरेशन लगती है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, खर्च भी होता है। पर कम से कम अगर ब्लीडिंग होता है तो एक बार अपने रेक्टम का चेक कराना एक प्रॉपर आदमी के पास बहुत आवश्यक है। इलाज कराएँ नहीं कराएँ वो आपकी इच्छा है। वन्स अगेन वर्ल्ड पाइल्स डे के ओकेज़न पर साक्षात आपसे बात हो रही है डॉक्टर अशोक लड्डा साहब से। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमें जॉइन करने के लिए और इस बहुत ही धन्यवाद। खूबसूरत मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच सर वन्स अगेन। नमस्कार। जय हिंद सर। जी। नमस्कार।